हाँ जी, तो देखिए आगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को देख रहे हैं और इसमें अब हम पढ़ेंगे आगे मुगल कालीन इतिहास के स्रोत। मुगल कालीन इतिहास के स्रोतों की बात करेंगे अब। मुगल काल में कौन कौन से विद्वानों के द्वारा कौन कौन से ग्रंथों को लिखा गया। तो मुगल काल का है, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ लिया दिल्ली सल्तनत काल का, और उससे पहले पढ़ लिया हमने तुर्की और अरबी जो आए भारत में उनका ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में उल्लेख लिखा। अब पढ़ रहे हैं मुगल काल का। तो मुगल काल में शुरुआत करते हैं पहले से ग्रंथ की, जो साहित्य ग्रंथ रहा मुगल काल का, और उसके लेखक का नाम भी पढ़ेंगे और उसमें किस समय का उल्लेख है उसका भी अध्ययन करेंगे। तो अब है बाबर किस समय से, तो बाबरनामा 1526 से बाबर का जो शुरू हुआ 1520 तक का शासनकाल। उस समय के दौरान जो ग्रंथ लिखा गया बाबर के द्वारा स्वयं की आत्मकथा के रूप में इसको नाम दिया गया बाबरनामा। तो बाबरनामा स्वयं बाबर ने लिखा, जो तुर्की भाषा में था, इसको तुजुक बाबरी कहते हैं, और बाद में इसका अनुवाद किसमें कर दिया गया, फारसी में। तो याद रखें पहले तुर्की भाषा में लिखा गया था बाबरनामा, बाद में इसको फारसी में अनुवादित किया गया। इसलिए ये ग्रंथ दो भाषाओं में लिखित है, आज कई भाषाओं में इसको उल्लेख कर दिया गया है, और स्वयं बाबर ने इसकी रचना की थी, इसीलिए इसका नाम क्या रखा, बाबरनामा। तो ये मध्यकाल का मुगल काल का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसको स्वयं बाबर के द्वारा अपने समय की पहचान करते हुए इसको लिखित किया अर्थात लिखा। अब है नंबर 2 पे तारीख-ए-रशीदी। ये दूसरा ग्रंथ है मुगल काल का, इसका नाम है तारीख-ए-रशीदी, और इसके लेखक जो थे बाबर के चचेरे भाई थे मिर्जा हैदर। कौन थे इसके लेखक, बाबर के चचेरे भाई मिर्जा हैदर जो थे उन्होंने तारीख-ए-रशीदी लिखी। और इस ग्रंथ में उन्होंने क्या बताया, इस ग्रंथ में उन्होंने बाबर के पुत्रों का उल्लेख किया, क्योंकि बाबर के उसमें 4 पुत्र थे जिनमें हुमायूं महत्वपूर्ण था। हुमायूं के साथ साथ उसके अन्य 3 भाई भी थे जिनमें कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये 3 भाइयों के नाम है। इसीलिए अगर विधिवत रूप से देखें तो हिंदाल, कामरान, हुमायूं और अस्करी ये उसके 4 पुत्र थे। उनका उल्लेख इसने हैदर ने किया इसमें तारीख-ए-रशीदी में, जिसका नाम था मिर्जा हैदर। कौन थे ये, बाबर का चचेरा भाई। अब है नंबर 3 मुगल काल का तीसरा ग्रंथ कौन सा है, हुमायूंनामा। कौन सा है, हुमायूंनामा। नाम से पता लगता है कि नाम का अर्थ है भाग्यशाली, लेकिन कर्मों के आधार पर और जीवन काल के आधार पर ये बड़ा दुर्भाग्यशाली रहा, जबकि नाम जो नामांकन किया गया उस नाम का अर्थ है भाग्यशाली। हुमायूं शब्द का तात्पर्य यहाँ पर भाग्यशाली से लिया गया है, लेकिन ये जीवन भर लुढ़कता रहा। इतिहासकार के अनुसार भी ये कहा गया है कि ये जीवन में लुढ़कता रहा, इसकी मृत्यु भी कैसे भी लुढ़क कर हुई। इसलिए इस जीवन में बहुत से दुख देखे। और इसके बारे में जिसने लिखा, इसकी लेखिका थी उसकी बहन, हुमायूं की जो बहन थी गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा किसने लिखा, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो थी वो कौन थी, हुमायूं की बहन थी। उन्होंने अपने भाई के बारे में लिखा, किसके बारे में लिखा, भाई के बारे में, अर्थात गुलबदन बेगम जो थी हुमायूं की बहन थी, और इन्होंने हुमायूंनामा ये ग्रंथ लिखा। इसमें हुमायूं के जीवन की घटनाओं को इसमें उल्लेखित किया, जो बाबर से लेकर हुमायूं के जीवन की घटनाओं को इसमें बताया गया है। अब है तीसरा, जिस ग्रंथ का नाम छोटा वाला ताज़-किरात-उल-वाक़ियात। ताज़-किरात-उल-वाक़ियात। ताज़-किरात-उल-वाक़ियात जो है इसके लेखक है हुमायूं के निजी लेखक थे जोहर आफ्ताबची। लेखक का नाम क्या था, जोहर आफ्ताबची। तो जोहर आफ्ताबची के नाम से फेमस है ये, आफ्ताबची जो थे, पूरा नाम था जोहर आफ्ताबची, और उन्होंने क्या लिखा, तज़किरात-उल-वाक़ियात। तज़किरात-उल-वाक़ियात जो ग्रंथ लिखा वो हुमायूं के निजी सेवक के रूप में से जो थे जोहर आफ्ताबची, उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में उन्होंने अकबर के शासनकाल की घटनाओं को लिखा है, विशेष रूप से इसमें हुमायूं के शासनकाल को लिखा है। अब अगला कानून-ए-हुमायूनी। कानून-ए-हुमायूनी जो है अगला ग्रंथ 5वां। इस ग्रंथ के लेखक जो थे वो थे मोहम्मद खंदावीर। कौन थे, मोहम्मद खंदावीर। कानून-ए-हुमायूनी के लेखक कौन थे, खंदावीर। इसको विशेष नाम से सरनेम के नाम से जानते हैं, खंदावीर के नाम से। इन्होंने इस ग्रंथ को लिखा, इसका नाम था पूरा मोहम्मद खंदावीर, और इन्होंने इसमें बाबर और हुमायूं के जीवन काल के बारे में उल्लेख किया, अर्थात ये उस समय का उनका दरबारी कवि था, इसलिए उन्होंने दरबारी कवि होने के नाते उस समय के 15वीं शताब्दी के इतिहास को उसने उल्लेखित किया। किस नाम से किया, कानून-ए-हुमायूनी के नाम से उल्लेखित किया, खंदावीर इसका नाम था। अब है अपना तारीख-ए-शेरशाही, अकबरनामा। अब क्या तारीख-ए-शेरशाही आएगा पहले, क्योंकि
अकबर के बीच में और हुमायूं के बीच में एक नया वंश आया और जिसका वंश का नाम था सूर्यवंश। और सूर्यवंश का महत्वपूर्ण शासक जो था वो था शेरशाह सूरी, जिसने 1540 से लेकर 1545 तक शासन किया। तो ये 5 साल का शासन जो था वो सूर्यवंश के नाम था, सूर्यवंश। और हालांकि 55 तक रहा ही, लेकिन उसने उत्तराधिकारी में शासन चलाया। विशेष शेरशाह सूरी ने शासन किया वो किया 1540 से लेकर 1545 तक। इसलिए इनके बारे में उस समय के इतिहासकार थे, उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा, इसका नाम तारीख शेरशाही। और तारीख शेरशाही जो थी इसके लेखक थे अब्बास खां सरवानी। कौन थे लेखक? अब्बास खां सरवानी। तो सरवानी के नाम से फेमस है ये, अब्बास खां सरवानी पूरा नाम है। और अब्बास खां सरवानी ने तारीख शेरशाही ग्रंथ को उल्लेख किया। ये भी एक मध्यकालीन इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसको तारीख शेरशाही ने उल्लेखित किया। इसमें शेरशाह के शासनकाल को और अफगानों के शासन को इसमें उल्लेखित किया है, क्योंकि शेरशाह सूरी अफगान था। इस प्रकार लोधी वंश के शासक अफगान थे, उसी प्रकार सूरी वंश के शासक भी क्या थे? अफगान थे। तो मुगलों के बीच में अफगान शासक आया सूरी वंश के रूप में, उसका उल्लेख तारीख शेरशाही में किसने किया? सरवानी ने किया, जिसका पूरा नाम क्या था? जिसका पूरा नाम था अब्बास खां सरवानी। अगला ग्रंथ है अकबरनामा। 7वां ग्रंथ है अकबरनामा। अकबरनामा नाम से पता लग रहा है कि अकबरनामा जो था वो किसके लिए था? इसके लेखक अबुल फजल, जो कि अकबर के समय के महत्वपूर्ण इतिहासकार थे, कवि थे, लेखक थे, इसीलिए राजदरबारी भी थे। इसलिए अबुल फजल ने इसको लिखा है अकबरनामा को। अबुल फजल, अबुल फजल याद रहे, इसके लेखक कौन थे? अबुल फजल, इसके अकबरनामा के। और इस अकबरनामा ग्रंथ में अकबर के जन्म से लेकर उसके राज्यारोहण तक के 17 वर्ष तक का इतिहास उल्लेखित किया है। तो ये था अकबरनामा, जिसमें अकबर के बारे में विशेष उल्लेख मिलता है। 8वां है आईने अकबरी। आईने अकबरी जो है ये भी अपने आप में अकबर के इतिहास का उल्लेख करता है। इसमें स्टोरी किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा है। इस ग्रंथ में अकबर के अंतिम समय का विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है। तो अबुल फजल ने पूरी तरह से अकबर के जीवन को 2 पुस्तकों में उल्लेखित किया है, पूरे जीवन काल को चित्रित किया है। इसलिए ये उनके दरबारी कवि और मुख्य विद्वान और लेखक होने के कारण मध्यकाल में, मुगल काल में, अकबर के काल में विद्वान की बात करें, लेखक की बात करें, कवि की बात करें तो कौन था? अबुल फजल। और उन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी जैसे ग्रंथों की रचना की। नेक्स्ट अगला है जो है 9 नंबर पे, वह है मुंतखब तवारीफ। मुंतखब तवारीफ, क्योंकि एक बात और बताना भूल गया इसमें, अकबर के शासनकाल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जितनी भी जानकारी मिलती है वो अबुल फजल के इस ग्रंथ से ही जानकारी मिलती है। अर्थात मध्यकाल के, अकबर के काल को जानने में अबुल फजल के दोनों ग्रंथ अपने आप में विशेष उल्लेखनीय माने गए हैं, जिसमें अकबरनामा और आईने अकबरी। अब आते हैं आपको 9वें नंबर पे, इसका नाम है मुंतखब तवारीफ। इसके लेखक थे अब्दुल कादिर बदायूनी। ये भी बहुत फेमस रहे हैं, अब्दुल कादिर बदायूनी के नाम से ज्यादा फेमस रहे हैं ये। अब्दुल कादिर बदायूनी ने मुंतखब तवारीफ नामक ग्रंथ लिखा है। और इस ग्रंथ में उन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने इसे 3 भागों में बांट कर लिखा है, जिसमें बाबर, हुमायूं और अकबर के शासनकाल का उल्लेख किया है। बाबर, हुमायूं और अकबर के शासनकाल का उल्लेख किसने किया है? बदायूनी ने। कौन से ग्रंथ में किया है? मुंतखब तवारीफ। ये उस समय का मध्यकाल का महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसको बदायूनी के द्वारा लिखा गया है। 3 भागों में लिखा गया है, 3 शासकों का इसमें उल्लेख किया है, जिसमें बाबर का है, फिर हुमायूं का है और उसके बाद अकबर के शासनकाल को इसमें चित्रित किया है। नेक्स्ट आता है तबकाते अकबरी। हमारा 10वां ग्रंथ जो है मध्यकाल का, मुगल काल में, वो है तबकाते अकबरी। इसमें अकबर के जीवन काल से संबंधित घटनाएं हैं, जिसमें तबकाते अकबरी में लेखक थे निजामुद्दीन अहमद। क्या नाम थे? निजामुद्दीन अहमद। और इस ग्रंथ को 10वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक संपूर्ण रूप से भारत का इतिहास लिखा है। तो ये भी अपने आप में एक अनोखा इतिहास है कि 10वीं से लेकर 12वीं शताब्दी, 10वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक का इतिहास उल्लेखित है। और इसमें अकबर का विशेष उल्लेख किया है। तबकाते अकबरी कहते हैं कि 16वीं शताब्दी में अकबर का शासनकाल था, उस समय इसको लिखा गया था तबकाते अकबरी के रूप में। उसके लेखक कौन थे? निजामुद्दीन अहमद। अगला है 11 नंबर का तुज्जुक-ए-जहांगीरी। क्या नाम है? तुज्जुक-ए-जहांगीरी, जिसे जहांगीरनामा भी कहते हैं। तुज्जुक-ए-जहांगीरी या दूसरा नाम क्या है इसका? जहांगीरनामा। ये ग्रंथ भी अपने आप में जहांगीर के काल का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसको तुज्जुक-ए-जहांगीरी कहते हैं। इसके लेखक स्वयं जहांगीर थे, इसीलिए इसको जहांगीरनामा भी कहा जाता है और इन्हें उनकी आत्मकथा भी कहा जाता है। जिस प्रकार बाबर ने
अपनी आत्मकथा बाबरनामा के रूप में शुरुआत में तुर्की में लिखी, बाद में उसका फारसी में अनुवाद हुआ। उसी प्रकार जहांगीर ने भी अपने जीवन काल को अपनी आत्मकथा में उल्लेखित किया, जिसका नाम था जहांगीरनामा। ठीक है, तो 11वां कंप्लीट। अगला है 12वां ग्रंथ जो है वो है महासीर ए जहांगीरी। महासीर जहांगीरी इस ग्रंथ के लेखक थे कामगार खां। क्या नाम था? कामगार खां। और इस ग्रंथ में जहांगीर से लेकर शाहजहां के शासनकाल के इतिहास की जानकारी मिलती है। महासीर ए जहांगीरी की जानकारी मिलती है, शाहजहां तक की जानकारी मिलती है। कहां से? जहांगीर से लेकर शाहजहां तक की जानकारी मिलती है। ये भी इतिहास को उसमें उल्लेखित करने में महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अगला, इस ग्रंथ का नाम है बादशाहनामा या बादशाहनामा। 13वां ग्रंथ है बादशाहनामा भी कहते हैं इसे, और बादशाहनामा भी नाम से इसको जाना जाता है। और इसके लेखक एक नहीं 3 लेखक थे, क्योंकि इसमें शाहजहां के इतिहास को उल्लेखित किया गया है। और शाहजहां के इतिहास को उल्लेखित करने वाले जो इतिहासकार थे उनमें 3 इतिहासकारों का नाम आता है। पहला गजनवी सरनेम है, दूसरा लाहौरी सरनेम है, और तीसरा वारिस। इस प्रकार से 3 इतिहासकारों के द्वारा बादशाहनामा या बादशाहनामा ग्रंथ की रचना की गई। इस ग्रंथ में शुरुआत जो की वो की मोहम्मद अमीन गजनवी के द्वारा। मोहम्मद अमीन गजनवी, ये नाम जो लिखा सबने, इसने इसकी शुरुआत की बादशाहनामा लिखने की, जिसमें मोहम्मद अमीन गजनवी का नाम उल्लेखनीय है, जो शाहजहां के जीवन काल की घटनाओं को इसने उल्लेखित किया। कहाँ तक? उसके शासनकाल के 10वें वर्ष तक, यानी शाहजहां के शासनकाल के 10वें वर्ष तक गजनवी ने उल्लेखित किया। तत्पश्चात नंबर 2 का जो इतिहासकार रहा शाहजहां के काल का, वो रहा अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी जो नंबर 2 का है, इसने फिर बादशाहनामा या बादशाहनामा को आगे बढ़ाया और कहाँ तक लिखा? तैमूर से लेकर शाहजहां के 20वें वर्ष तक के शासनकाल को इसमें उल्लेखित किया। तैमूर ने जब आक्रमण किया भारत पे, वो आक्रमण का उल्लेख भी उन्होंने इसमें किया है लाहौरी ने, और वहां से लेकर शाहजहां के 20वें वर्ष के शासनकाल को इसमें उल्लेखित किया है। तीसरा महत्वपूर्ण इतिहासकार शाहजहां के काल का वो था मोहम्मद वारिस। क्या नाम था? मोहम्मद वारिस। इसने शाहजहां के 21वीं से लेकर 30वें वर्ष तक के शासनकाल को उल्लेखित किया। मोहम्मद वारिस ने क्या किया? 21 से लेकर, कौन से वर्ष से लेकर? 21वें वर्ष से लेकर 30वें वर्ष तक का जो शासनकाल रहा, वहां तक उसने शासन को इसमें उल्लेखित किया। तो इस प्रकार से शाहजहां के जीवन काल को उल्लेखित करने में 3 विद्वान थे, जिनमें गजनवी, लाहौरी और मोहम्मद वारिस। इसी के साथ साथ माना जाता है कि इनायत खान नाम का विद्वान था, जिसने भी शाहजहांनामा लिखा। मोहम्मद साजिद ने भी बादशाहनामा लिखा। तो ये उस समय के शाहजहां का काल के महत्वपूर्ण इतिहासकार माने गए। अब है आलमगीरनामा। अगला ग्रंथ कौन सा है? नंबर 14 आलमगीरनामा। इस ग्रंथ के लेखक कौन थे? इस ग्रंथ के लेखक थे गजनवी के पुत्र, जिसका नाम था पूरा अपन ने पढ़ा था भी, इसने शाहजहां के जीवन काल को लिखा है प्रथम चरण के रूप में, मोहम्मद अमीन गजनवी। उनके पुत्र के द्वारा आलमगीरनामा लिखा गया, जिसका नाम था मोहम्मद काजिम। क्या नाम था पुत्र का? मोहम्मद काजिम। और इस ग्रंथ में शाहजहां से लेकर औरंगजेब तक का शासनकाल है। आलमगीर शब्द आते ही औरंगजेब का नाम आ जाता है, इसलिए शाहजहां से लेकर औरंगजेब तक का शासनकाल है इसमें। औरंगजेब जो कि मुगल वंश का सुन्नी मुसलमान के रूप में कट्टर शासक था, जिसने 1658 से 1707 तक शासन किया, उसके शासन का उल्लेख आलमगीरनामा में उल्लेखित है। अर्थात औरंगजेब के इतिहास को जानने में आलमगीरनामा जो ग्रंथ है वो अपने आप में महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। उसी के बाद अगला ग्रंथ है महिसरे आलमगीरी। महासिरे आलमगीरी 15वां ग्रंथ है ये मुगल काल का, महिसरे आलमगीरी। और इसके लेखक थे मोहम्मद सफी मस्त खां। क्या नाम था? मोहम्मद सफी मस्त खां। और इसमें क्या लिखा? मोहम्मद सफी मस्त खां ने इसने मध्यकाल के मुगल काल के शासकों का, विशेष तौर पर औरंगजेब का इतिहास का उल्लेख किया, इसलिए इसका नाम था महासिरे आलमगीरी। क्योंकि आलमगीर की उपाधि जो है यहाँ पर किसी को दी गई थी? औरंगजेब को। इसलिए औरंगजेब के शासनकाल की घटनाएं जो है उसके नाम से उल्लेखित है, आलमगीर के नाम से। नेक्स्ट अगला 16वां है मुंतखबुल लुबाब। अगला ग्रंथ कौन सा है? मुंतखबुल लुबाब। और इसके लेखक थे, इसको दूसरा नाम होगा तारिक-ए-काफी खां। इसके लेखक थे मोहम्मद हासिम काफी खां। कौन थे? मोहम्मद हासिम काफी खां। काफी खां इसके लेखक थे, इसलिए मोहम्मद काफी खां के नाम से इसको जानते हैं। और इसका नाम था मुंतखबुल लुबाब। काफी खां के नाम से इसके इतिहासकार को उल्लेखित किया जाता है। इस ग्रंथ में बाबर से लेकर
औरंगजेब के काल की जानकारी मिलती है, यानी कि मेजर रूप में देखें तो पहले से लेकर छठे शासक, प्रथम से लेकर छठे शासक तक के मुगल काल के इतिहास को किसमें देखने को मिलता है, यूथ का उल्लुआ। ये अपने आप में ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि मुगल वंश के प्रारंभिक चरण को जानने में उल्लेखनीय माना गया है। काफी खान ने इस ग्रंथ को रचित किया, उल्लेखित किया, जिसमें बाबर से लेकर औरंगजेब के इतिहास को वर्णित किया। नेक्स्ट अगला है जिसका नाम था इबारतनामा, ग्रंथ का नाम है इबारतनामा, और इस ग्रंथ के लेखक थे मोहम्मद कासिम। कौन थे? मोहम्मद कासिम। इबारतनामा ग्रंथ के लेखक थे मोहम्मद कासिम, और कासिम के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया वो विशेष रूप से उस समय के इतिहास को उल्लेखित करता है, जिसमें उन्होंने औरंगजेब के जीवन को लेकर उनकी मृत्यु तक के समय उनके उत्तराधिकारी के संघर्ष को भी उल्लेखित किया। यानी कि इबारतनामा में औरंगजेब का शासनकाल है और उसके पुत्रों के उत्तराधिकार संघर्ष से चला, उसका भी इसमें उल्लेख मिलता है। तो इस तरह ग्रंथ हो गया। 18वां ग्रंथ नुस्खा-ए-दिलकुश, और इस ग्रंथ के लेखक थे भीमसेन। कौन थे? भीमसेन। इन्होंने एक फारसी भाषा में लिखा और इसमें औरंगजेब के शासनकाल का उल्लेख मिलता है। तो ये सारे जितने भी यहाँ से चल रहे हैं अरबी से, ये औरंगजेब के शासनकाल को उल्लेखित कर रहे हैं, जिसमें यह नुस्खा-ए-दिलकुश जो है ये भी औरंगजेब के शासनकाल को उल्लेखित करता है, और इसके लेखक कौन थे? भीमसेन। अगला है नेक्स्ट 18वां हो गया। 19वां है फुतुहात-ए-आलमगीरी। फुतुहात-ए-आलमगीरी, इसके लेखक थे ईश्वरदास नागर। कौन थे? ईश्वरदास नागर। इन दोनों ग्रंथों के लेखक थे 18वें और 19वें के भीमसेन थे, और इसके कौन थे? ईश्वरदास नागर। और इन दोनों ने किसके बारे में लिखा है? औरंगजेब के बारे में लिखा। तो ये भी उल्लेखनीय तथ्य है कि हिंदू लेखकों में इनके नाम विशेष उल्लेखनीय है। तो नुस्खा-ए-दिलकुश जिसने लिखा, उस लेखक का नाम था भीमसेन, जिसने फारसी भाषा में औरंगजेब के बारे में लिखा, और दूसरा फुतुहात-ए-आलमगीरी, इसके लेखक थे ईश्वरदास नागर। इन्होंने औरंगजेब को राजपूतों के संबंध के रूप में उल्लेखित किया। फुतुहात-ए-आलमगीरी में क्या लिखा है? ईश्वरदास नागर ने इसके साथ राजपूतों के साथ इसको औरंगजेब को राजपूतों के साथ संबंधों के रूप में उल्लेखित किया है। तो ये तथ्य याद रखना चाहिए कि फुतुहात-ए-आलमगीरी में ईश्वरदास नागर ने औरंगजेब के बारे में किनसे संबंध लिखा? तो राजपूतों से संबंध बताया है। उसके साथ अगला ग्रंथ है जिसका नाम है खुलासत-उल-तवारीख। खुलासत-उल-तवारीख, इसके लेखक है सुरजन राय खत्री। क्या नाम था? सुरजन राय खत्री। सुरजन राय खत्री, इन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है सुरजन राय खत्री के द्वारा। इसका नाम है खुलासत-उल-तवारीख। और इस ग्रंथ में क्या लिखा है? इसमें महाभारत काल से लेकर औरंगजेब के काल तक के शासन की जानकारी मिलती है। तो ये अपने आप में बहुत लंबा इतिहास है। महाभारत काल प्राचीन काल का समय आ गया और औरंगजेब का शासनकाल मध्यकाल का समय आ गया। तो यानी कि इसमें प्राचीन से लेकर मध्यकाल के समय का इतिहास वर्णित है। काफी लंबा विषय है इसमें, जो कि खुलासत-उल-तवारीख के नाम से लिखा गया है सुरजन राय खत्री के द्वारा। इसके द्वारा सुजान राय खत्री के द्वारा इसको लिखा गया है। इसका नाम है खुलासत-उल-तवारीख। खुलासत-उल-तवारीख। नेक्स्ट अगला ग्रंथ है जिसका नाम है ट्रेवल इन दी मुगल एम्पायर। ट्रेवल इन दी मुगल एम्पायर भी कहते हैं इसे, जो कि महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ट्रेवल यानी यात्रा, इन दी मुगल एम्पायर, ये मुगल वंश के शासकों का पूरा इसमें उल्लेख है। किस नंबर का ग्रंथ है ये? ट्रेवल इन दी मुगल एम्पायर। ये अपने आप में ग्रंथ है जिसमें पूरे मुगल काल को हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसको जान सकते हैं। और इसके बारे में लिखा है जो विदेशी विद्वान थे जिनका नाम था बर्नियर ट्रेनियर, जो थे वो इसके लेखक थे। बर्नियर और ट्रेनियर जो थे वो इसके क्या थे? लेखक थे। इन्होंने इसमें सांझा के समय को विशेष रूप से उल्लेखित किया है। इसके समय को किया है सांझा, सांझा के शासनकाल में एक बार आए थे और इसीलिए उन्होंने सांझा के शासनकाल को उल्लेखित किया है। शाहजहां जो थे उनका काल जो था विशेष रूप से वो उल्लेखनीय है। इसमें साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में, इसके स्थापत्य कला सांझा के काल में जो ट्रेवलियर ने लिखा है इसमें वो विशेष उल्लेख रूप से ट्रेवल इन दी मुगल एम्पायर के रूप में लिखा है। तो लेखक का नाम कौन हो गया? लेखक का नाम होगा बर्नियर ट्रेवलियर। ठीक है, इसमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। नेक्स्ट अगला है हिस्टोरिया डी मोगल। हिस्टोरिया डी मोगल जो है ये इसके बारे में मुगलों के बारे में, इसलिए इसका नाम हिस्टोरिया डी मोगल। और इसमें मुगल वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसका उल्लेख किसने किया? इसमें मुगल इंडिया के नाम से लेखक निकला, जिसका नाम निकोलो और मनुची। क्या नाम था? निकोलो
मनुष्य, जो कहाँ का था, इटली का निवासी था। ये कहाँ का निवासी था, इटली का निवासी था, जिसने यहाँ पर आपको भारत में मुगल काल के समय के इतिहास को हिस्टोरिया डी मुगल के रूप में लिखा। नाम क्या था, मनुची। मनुची के बाद पूछा जाता है कि मनुची कौन था, तो ये इटली का निवासी था, इटली का विद्वान था, इतिहासकार था, जिसने भारत में इस लेखक के रूप में इसको लिखा। इस ग्रंथ को हिस्टोरिया डी मुगल बोलते हैं, मुगल। और अगला है जो अंतिम है, और वो है तज़किरात उल सलातीन चक्का। तज़किरात उल सलातीन चक्का नाम के ग्रंथ है, जो कि महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका मध्यकाल में मुगल काल का, इसके लेखक थे कामवर खां। क्या नाम था, कामवर खां। नाम लिख देते हैं, कामवर खां। इनके द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया था, जिसका नाम था तज़किरात उल सलातीन। ग्रंथ का नाम क्या है, तज़किरात उल सलातीन चक्का। ये शब्द जुड़ेगा, चक्का शब्द इसके साथ ही है। इसका लेखक का नाम है कामवीर खां, और इन्होंने इसमें क्या लिखा, ये देखने की बात है। इस ग्रंथ में चंगेज खां के आक्रमण जो थे, उनके आक्रमणों को उसमें लिखित किया है। वहां से लेकर 18वीं शताब्दी तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो लास्ट ग्रंथ आ गया 18वीं शताब्दी में, और शुरुआत कहाँ से की हमने, 711-12 से, मोहम्मद बिन कासिम से। तो इससे आपको ज्ञात हो गया होगा कि ये सारे साहित्यिक स्रोत जो है वो 8वीं से 18वीं शताब्दी के भारत के इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत माने गए। इसीलिए हमारा आज का टॉपिक था मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अब पढ़ते हैं हम सारा निष्कर्ष समीक्षा पढ़ते हैं कि ये स्रोत किस प्रकार हमारे लिए उत्तरदायी और हमारे लिए आवश्यक है। देखिए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दिल्ली के सुल्तानों, क्योंकि स्वतंत्र काल में जो थे वो दिल्ली के सुल्तान थे, और मुगल काल में दिल्ली के बादशाह, क्योंकि मुगलों ने जो पद लिया वो बादशाह का लिया, और सल्तनत काल के शासकों ने सुल्तान का पद लिया। इसीलिए सुल्तानों और बादशाहों के इतिहास को जानने में, अर्थात वहाँ के सम्राटों को जानने में साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक सामग्री के रूप में महत्वपूर्ण क्या है, स्रोत है। क्योंकि उस समय के अनुसार तुर्की, फारसी, अरबी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में जो ग्रंथ लिखे गए, उन ग्रंथों में साहित्यिक ग्रंथों के रूप में इन ग्रंथों का उल्लेखनीय योगदान रहा। स्वयं मुगल कालीन शासकों के द्वारा भी अपनी लिखित आत्मकथाओं के आधार पर मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में अपनी अहम भूमिका निभाई। जैसे शाहजहां ने, जैसे हुमायूं ने, जैसे जहांगीर ने, बाबर ने आदि इतिहासकारों ने अपने जीवन में आत्मकथाएं लिखी, और आत्मकथाओं के आधार पर भी इतिहास को हम जान सकते हैं। अतः निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत जो है वो इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण रूप से साहित्यिक स्रोत के रूप में प्रमाणिक स्रोत है। इसी के साथ साथ विदेशी यात्रियों का वर्णन और यात्रा वृत्तांत भी भारतीय मध्यकालीन इतिहास में उल्लेखनीय तथ्य माना गया है, जो और भी भारतीय मध्यकालीन इतिहास को रोचक बनाता है। क्योंकि उनका लिखा विवरण भी हम जो पढ़ते हैं उससे यहाँ भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जानकारी का भी उल्लेख पता चलता है। तो इस प्रकार से मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत सभी क्षेत्रों के आधार पर हमें उस समय को अवगत कराते हैं जिस समय भारत में मध्यकाल का समय था। तो ये इसका निष्कर्ष हो गया। आज हमारा इस फर्स्ट पेपर जो है हमारा प्रथम प्रश्न पत्र जिसको कहते हैं, इसका सिलेबस हम कंप्लीट करा दिए हैं। अब इसी के साथ हम अगली क्लासों में द्वितीय पेपर के रूप में उसका अध्ययन करेंगे। इसका सेकंड विषय के रूप में अध्ययन होगा। धन्यवाद।